राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है डायन का बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। तब मैं अपने दोस्त मनोज के साथ उसके घर जो उड़ीसा के बीचों बीच बसे गांव पर सोने गया था। वहाँ हम कॉलेज की छुट्टी में गए थे। उसके गांव जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी। मनोज रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा और किस्से सुनते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर जंगलों के जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते हुए बोला, जानते हो रवि, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने हामी में जवाब दिया, हाँ, शाम का यह अंधेरा और यह घना जंगल कोई भला क्यों आएगा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, यह रास्ता दिन के समय भी ऐसे ही सुनसान रहता है क्योंकि यहाँ वो रहती है। कौन? मैंने पूछा। तभी अचानक ड्राइवर ने मनोज को डरी और सहमी आवाज में कहा कि साहब, उसका नाम मत लीजिए। रात का ये पहर इसके लिए बहुत ही ताकतवर होता है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए। ड्राइवर की ऐसी हालत देख मुझे भी थोड़ा डर लगा था। उसकी बातें सुनकर मैं उन जंगलों को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई दिखी, जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें जंगल में फैले धुंध को चीर कर हमें देख रही थी। मैं डर गया और तभी मैंने मनोज को उस औरत को दिखाने के लिए बुलाया, मगर तब तक वो औरत गायब हो गई। लगभग 1 घंटे बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए, मगर मैं उसकी आंखों को भुला नहीं पा रहा था। मनोज ने मुझे समझाया कि मुझ पर उसकी कहानियों का असर हुआ है और वो सब मेरे मन का वहम है। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। दरअसल हम गाँव मनोज के बड़े भाई सनोज की शादी में गए थे। वहाँ मैंने देखा कि मनोज के सभी रिश्तेदार थे, मगर उसके चाचा और चाची नहीं थे। तभी मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वो नाराज हैं। लेकिन शादी वाले दिन सनोज भैया की अचानक से तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते शाम तक उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था मनोज को सांत्वना देकर, मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनोज के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ ही दिन बीते थे कि मनोज के मझले भैया भुवन की भी उसी प्रकार मृत्यु हो गई जैसे कि बड़े भाई सनोज की हुई थी। मनोज के पिताजी तो पूरी तरह से टूट गए थे। आखिर 2 जवान बेटे खोए थे उन्होंने, वो भी एक ही हफ्ते में इस बार। मगर उसके चाचा आए थे। मनोज के पापा को थोड़ी राहत थी उनके आने से। फिर कुछ देर बाद किसी काम से मैं मनोज के कमरे में गया, पर मैंने कुछ अजीब सी चीज देखी। वो जंगल की परछाई मनोज के कमरे में थी। बिखरे हुए लंबे गीले बाल, बिल्कुल सफेद रंग की चमड़ी, सड़े हुए पैर और वो भयावह आंखें और मनोज के कपड़े को ऐसे सूंघ रही थी कि मानो कुछ खोज रही हो। मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मैं चिल्ला नहीं पाया। मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था, जैसे कि मैं जम गया था वहाँ। तभी अचानक उसने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी वो मुस्कुराहट आज भी सोचता हूँ तो शरीर में कपकपी जाग जाती है और वो वहाँ से खिड़की से चली गई। मैंने तुरंत जाकर उसके घर वालों को इस बारे में बताया, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। मगर जल्द ही वो मेरी बात मान गए जब उन्होंने जंगल की मिट्टी मनोज के कमरे में देखी। मगर गांव के लोगों के मन में अभी भी कुछ शंका थी। इसके बारे में मैंने जब मनोज से पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। करीब 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव में बुलाया और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया था। मगर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि यह तब तक ही जंगल में है जब तक कोई मनुष्य इसे खुद जंगल से गांव ना ले आए। गांव में अब डायन की खबर आग की तरह फैल गई। सभी गांव वालों को मालूम हो गया कि डायन का काला साया फिर से गांव की खुशियों को निगल जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। मनोज के बड़े भाई और
मझले भाई की मौत से अब मनोज की बारी थी। जब से उस डायन की मनोज के कमरे में मौजूदगी के बारे में उसके पिता को पता चला, तब से उनका बुरा हाल है। मनोज के चाचा उन्हें यह साहस और सूझबूझ से काम लेने को कह रहे हैं। इसी बीच मनोज की चाची भी पूरे घर और रिश्तेदारों को संभाल रही है। मनोज की चाची की बात करें तो बेहद खूबसूरत, मानो जैसे कोई इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर सबको मोहित करने आ गई हो। खूबसूरत सी आंखें जिन्हें देख ले मूर्त बना दे, वो मेरी तरफ आ ही रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा चाय पियेंगे? देखने में तो हम उम्र ही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मनोज से इनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि चाचा की दूसरी शादी हुई थी उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। मैंने मनोज को घर से बाहर न जाने की हिदायत दी और खुद निकल आया उस डायन का रहस्य जानने के लिए। गांव पहले से ही डरा और सहमा हुआ था और ऊपर से मेरे सवाल उन्हें भविष्य में होने वाले किसी अनहोनी को संकेत दे रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सवालों के जवाब दे सके। शाम भी हो गई थी। मैं अब घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई जो इस वक्त अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने मुझे आवाज लगाई कि तनिक उसे घर में पहुंचा दूं। मैं बुढ़िया को उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा इनकी तो उम्र हो गई है, इनको शायद मालूम हो। मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में कुछ जानती हो का? पर अम्मा कुछ न बोली। रास्ते भर मैं इनसे यही पूछता आया पर वो मेरी बातों को नजरअंदाज करती रही। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ न बताए। मैं उनको उनके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ बचुआ। उन्होंने कहा कि डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए, वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। अब बताओ क्या जानना चाहते हो तुम? मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, मगर शुरुआत से आखिर ये शुरू कब और क्यों हुआ? जहाँ मैं गांव के दूसरे हिस्से में उस डायन की कहानी सुन रहा था, वहीं मनोज के घर सब चिंतित थे कि मनोज को उस काले साये से कैसे बचाएं। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने ड्राइवर के साथ उन अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया, मगर मनोज के पिताजी ने अपना फैसला बदला और चाचा जी को ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अब मनोज की सुरक्षा उनके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। मनोज के चाचा जी ने भी उनकी इस बात पर भरोसा दिलाया कि अब मनोज की चिंता वो उन पर छोड़ दें और जल्दी से उन बाबा को लेकर गांव में आ जाएं। भरोसा पाते ही मनोज के पिताजी ड्राइवर के साथ बाबा को लेने के लिए निकल गए। बुढ़िया ने कहा कि क्या जानना चाहते हो बचुआ? मैंने कहा, सब कुछ जो भी मैं उस डायन के बारे में जान सकता हूँ। यह गांव डरता है उससे, इसलिए कोई मुझे उसके बारे में नहीं बता रहा। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या ही कर सकते हैं यह गांव वाले, यह मुर्दे हैं सब। पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? थोड़ा शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। मैं बुढ़िया के बगल में ही बैठ के उसकी कहानी सुनने को आतुर हो रहा था। बुढ़िया ने कहानी शुरू की। वो बोली कि करीब 30 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, 5 साल में एक भी बच्चा ना हुआ। उस बेचारी को गांव समाज तो छोड़ो, उसका पति, उसका जेठ सभी ताना मारते उसे बांझ कहते, उसे धुतकारते थे। वो बेचारी रोती भी तो किसके सामने? ऐसे में उसे सहारा मिला आसाम के एक छोटे से गांव में मयोग से आया नीडर जो मजदूर था और उसकी बेटी बीना जो बानी के पास ही कढ़ाई का काम सीखती थी। उसकी माँ तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी और नीडर को भी बानी पसंद थी। दोनों चोरी चुपके मिलने लगे और एक रात को उन्होंने गांव छोड़कर भागने का निर्णय किया। मगर किसी से मोहब्बत करो तो जग जाहिर हो जाता है और फिर बानी के पति को इस बात की भनक हो गई। बीच में टोकते हुए मैंने बोला, फिर क्या हुआ?
दोनों भाग गए या नहीं। इधर मैं बुढ़िया अम्मा की कहानी में खो सा गया और उधर मनोज के पिताजी उन बाबा को बुलाने के लिए निकल गए थे। रात के उस अंधेरे में मनोज के पिताजी ने एक प्रकार का जोखिम लिया था। गाड़ी का ड्राइवर जंगल से जल्दी निकलने के लिए गाड़ी बहुत तेज चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक जलती हुई औरत आ गई कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़कर गाड़ी रोकनी चाहिए, मगर तभी गाड़ी का हादसा हो गया। तभी उनकी गाड़ी के पास वही जंगल की परछाई आई। इधर मैं बानी की कहानी में खोया था और वहाँ पर वो डायन मनोज के पिताजी को उठा ले गई अपने साथ। मैंने उस बुढ़िया से दोबारा पूछा कि क्या वो दोनों भाग गए। नहीं, वो भाग नहीं पाए। बुढ़िया ने कहा बानी के ससुराल वालों को इसकी भनक हो गई थी और उन्होंने बानी को एक कमरे में कैद कर लिया। उसके पति और जेठ दोनों मिलकर खूब पीटते थे और मारते थे उसे। एक दिन बीना को बानी की खूब याद आई और वो बानी से मिलने के लिए चोरी चुपके निकल गई। इधर बीना घर से निकली कि बानी के जेठ ने नीडर के घर अपने आदमी भिजवाकर उसे पहले पिटवाया। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और फिर बाद में उसी के साथ उसके घर को जलवा दिया उसने। उसे लगा कि उसकी बेटी भी इस आग में झुलस गई होगी, मगर वो तो बानी से मिलने के लिए घर से निकल गई थी। इधर बानी का पति भी उसे उसकी गलतियों के लिए पीट रहा था। यह सब दृश्य बीना उसके कमरे की खुली खिड़कियों से देख रही थी। एक बात बताऊं तुझे मारियो गांव की? मैंने उत्सुकता से बोला। हाँ बताइए। मारियो गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। वहाँ छोटे बच्चों को भी काले जादू की समझ है। मैंने पूछा अच्छा तो फिर क्या हुआ? बुढ़िया ने कहा कि होना क्या था, अब की जैसे ही बानी के पति ने उस पर हाथ उठाया बीना ने अपना आपा खो दिया और अचानक से बानी के पति का हाथ हवा में रुक गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। बीना ने अपनी शक्तियों से बानी के पति का आधा शरीर लकवाग्रस्त कर दिया। बानी बीना के इन शक्तियों से अनजान न थी। उसे इसके बारे में नीडर ने पहले ही बताया था, लेकिन वो अभी अपनी शक्तियों में परिपक्व नहीं है। मगर गांव में अब यह हल्ला हो गया कि बानी एक डायन है जिसने अपने ही पति को काले जादू से अपंग कर दिया। गांव में बानी के जेठ ने उसे जिंदा जलाकर मारने का प्रस्ताव रखा और गांव में कोई भी मना नहीं कर पाया। फिर वो दिन भी आया जब बानी को जिंदा जलाने के लिए लोग हाथों में मशाल लिए जा रहे थे। बीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रही थी, मगर नहीं हो पाया और बानी के जेठ ने उसे पूरे गांव के सामने जला दिया। बानी आग की जलन से खिंचती रही और चिल्लाती रही, मगर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई और कुछ देर बाद वो खामोश हो गई। दूर से खड़ी बीना यह सब देख सतबद्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर एक बदले की भावना थी। और जानते हो रवि, वही बीना ही असली डायन है। मैंने बुढ़िया से पूछा कि आपको इतना कैसे मालूम और वो मेरे दोस्त के परिवार वालों से क्यों बदला ले रही है? क्योंकि बानी को जिंदा जलाने वाला उसका जेठ और कोई नहीं, तुम्हारे दोस्त मनोज के पिताजी ही हैं और उसके पति उसके चाचा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कि कैसे यकीन करूं आपका? उसने बोला क्योंकि बानी मैं ही हूँ। मेरा सर चकराने लगा कि एक औरत जो मुश्किल से मुझसे 2 फुट पर बैठी थी वो खुद को मरा हुआ बता रही है। मेरे शरीर में एक कपकपी सी छूट गई। बानी ने कहा कि बीना के रास्ते में आने की गलती मत करना, नहीं तो तुम भी पछताओगे। इतना कहते ही वो हवा की तरह मेरे शरीर से होकर निकल गई। मैं पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, मगर तब तक वो जा चुकी थी और जो घर कुछ देर पहले आबाद था वो जला हुआ एक उजड़ा घर था। यह नीडर का घर था। उसके घर में बहुत तलाशी के बाद मुझे किस्मत से नीडर, उसकी पत्नी और बीना की एक तस्वीर मिली जो उसने अपने बक्से में रखी थी। वो तस्वीर देखकर मुझे सब साफ हो गया और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त एक बड़े संकट में है और उसकी मदद के लिए मैं उसके घर की तरफ निकल गया। मुझे इस बात की खबर हो गई थी कि मनोज की जान को वाकई खतरा है।
बानी की कही हुई एक एक बात मुझे याद आ रही थी कि बीना अब किसी को नहीं छोड़ेगी। मनोज के घर पहुंचते ही मैंने मनोज के पास उसकी सलामती देखने पहुंचा। मैंने मनोज को जगाकर पूछा कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि पिताजी ड्राइवर के साथ उस बाबा को बुलाने गए थे और मेरे देखरेख के लिए चाचा और चाची को बोला है। हम चाचा के कमरे में गए तो वहाँ सिर्फ चाचा ही थे। हमने उनको साथ लिया और बाबा के पास जाने के लिए निकल गए, मगर रास्ते में हमें मनोज के पिताजी की गाड़ी मिली। उसमें ड्राइवर बेहोश पड़ा हुआ था, मगर मनोज के पिताजी कहीं नजर नहीं आए। हम समझ गए कि डायन उन्हें उठाकर ले गई है। मैंने चाचा जी को बोला कि आप ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए और उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उन बाबा को यहाँ लेते आइएगा। उस डायन को आज ही खत्म किया जाएगा। चाचा ड्राइवर को साथ में बिठाकर दूसरी गाड़ी में निकल गए। मैं और मनोज अंकल जी को जंगल में खोजने लगे। उसी बीच मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। सच्चाई सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगा। जिनको वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान समझता था, वो उसके पापा, उन्होंने इतना घटिया काम किया है, मगर पिता भी तो है अपने। उसने बोला कि उनको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो भी मैं करूँगा। मुझे अपने दोस्त पर गर्व था। आधी रात हो चुकी थी और ना जाने क्यों चांद धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे कि किसी ने खून चढ़ाया हो उस पर। ये सब देखकर हम दोनों थोड़ा डर गए थे, मगर मैंने अपनी खोज जारी रखी। थोड़ी देर बाद हम जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए। वहां हमें अजीब सा अशोक का पेड़ मिला। बाहर से तो बहुत मोटी खाल मगर खोखला था। उस पेड़ के तने के पास एक बिल बना हुआ था, मगर वो बिल बहुत ही मोटा था, जिसमें कोई भी आदमी आसानी से चला जाए। बचपन में सुना था कि पेड़ों में बिल बनाकर परियां रहती हैं, मगर जो मैंने देखा वो तो कोई डायन थी। हम दोनों अपनी जान बचाकर एक झाड़ियों के पीछे छुप गए और उस डायन के जाने का इंतजार करने लगे। वो डायन बिल में से निकली और चारों ओर देखने लगी। उसे शायद हमारे होने का अंदाजा हो गया था। कुछ देर वो रुकी, फिर चली गई। उसके जाने के बाद हम भी जंगल से घर की तरफ भागे और चाचा का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद चाचा उन बाबा को लेते आए। बाबा बहुत ही तेजस्वी लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की रात चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण 580 सालों में एक बार आता है। उस डायन के लिए आज की रात के कुछ घंटे जब तक चंद्र ग्रहण है तब तक मनोज की जान को खतरा है। लेकिन बुरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण खत्म होने में भी अभी 3 घंटे बाकी हैं और उसी के बाद हम पूजा शुरू करेंगे और उस डायन को खत्म करेंगे। मैंने बीच में टोकते हुए बोला कि बाबा, हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं वो डायन कौन है और जंगल में कहाँ रहती है। सभी ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा कि वो कौन है। मैंने कहा वो डायन इसी गांव की है। चाचा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, बताओ कौन है वो, अभी उसे बीच गांव में जिंदा जला देंगे। मैंने कहा ठीक वैसे ही जैसे अपनी पहली पत्नी को जलाया था। इस बात पर वो शर्म के साथ चुप हो गए। मैंने बताया कि उसका असली नाम बीना है और दूसरा नाम लाडो, आपकी दूसरी पत्नी। सभी चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। चाचा ने मेरा गिरेबान पकड़ा और घर से बाहर निकाला और बोला कि क्या सबूत है तेरे पास। मैंने बोला कि आपका अपंग होना। आप जानते हैं कि किसी डायन ने किया था और कोई भी किसी डायन के काले जादू को तोड़ नहीं सकता सिवाय कोई बाबा या डायन के। आपको आपकी दूसरी पत्नी बीना उर्फ लाडो ने ठीक किया, क्योंकि काला जादू उन्हीं का था। बीना नीडर की बेटी थी और उनके बचपन की फोटो मैंने नीडर के घर में देखी है। लाडो जी का चेहरा बीना से बहुत मेल खाता है। हम बात कर ही रहे थे कि कमरे से लाडो चाची निकली। उनके निकलते ही सब कोई उन्हें डर कर देखने लगा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम सबको पता चल गया। चाचा ने पूछा कि क्या रवि सही बोल रहा है, क्या तुम्ही ने सनोज और भुवन को मारा है और मेरा बड़े भैया कहाँ हैं। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा डायन।
इतना कहते ही वो बीना की ओर उसे मारने के लिए बढ़े कि इतने में बीना ने उनको पकड़ा और उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। बाबा ने मुझे इशारा किया कि मैं मनोज को घर के अंदर बने मंदिर में ले जाऊं। इधर बाबा ने एक पोटली में से राख निकाली और बीना पर फेंक दी। बीना उसके जलन से तिलमिला उठी और मेरे पर झपटा मारा। मैंने उसके आंखों में बदले की आग देखी, तड़प देखी। उसकी आंखें मेरे से मदद मांग रही हो जैसे, मगर कैसे मैं उसे अपने दोस्त को सौंप दूं। तभी बाबा ने दोबारा उस धुनी को बीना पर फेंका और वो जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने कहा कि आज की रात वो अपनी आखिरी बलि मनोज को देकर अपने माँ बाप को दोबारा जिंदा करेगी। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने में केवल आधा घंटा बचा था। तभी बाबा ने अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर मनोज और मुझे रहने को बोला। उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उस घेरे के अंदर से निकलना नहीं है। इतना कहकर बाबा ध्यान में लीन होकर मंत्र पढ़ने लगे। इधर चंद्र ग्रहण खत्म होने ही वाला था और बीना हर वो काम कर रही थी कि जिससे मनोज घेरे से बाहर आ जाए। पर हम दोनों बाबा के कथानुसार उसी घेरे में बैठे थे। तभी हमें मनोज के पिताजी की आवाज सुनाई दी। वो मनोज की मदद के लिए उसे आवाज लगा रहे थे। मनोज एक कदम से उठा और उस आवाज के पीछे भागा। वो घेरे के बाहर भागा। मैं भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। तभी बीना ने एक नोकीला भाला मनोज की मृत्यु के लिए उस पर चलाया, मगर चाचा ने बीच में कूदकर मनोज की जान बचा ली और कहा कि उन्हें और अपने पिताजी को माफ करना, यह मुसीबत उन्हीं की वजह से आई है। मनोज उन्हें एक टक देखता रहा। तभी मैं तुरंत मनोज का हाथ पकड़कर उसे घेरे के अंदर लेते आया। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने ही वाला था और उधर बीना की आस। बाबा ने अब अपनी आंखें खोली और एक मंत्र पढ़कर उन्होंने अग्निकुंड में वही बभूति फेंक दी और हम सभी जंगल के बीचों बीच उसी अशोक के पेड़ के पास आ गए। बाबा ने बोला कि इस पेड़ की गहराई में ही इस मसले का हल है। चंद्र ग्रहण अब खत्म हुआ और बीना एकदम से पागल हो गई। उसने अपनी शक्तियों से आंधी का झोंका उठा दिया। हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए, मगर हम सभी को एक दूसरे की आवाज आ रही थी और साथ ही साथ उस डायन की। वो हंस रही थी और उसने कहा कि अब हम सभी को वो खत्म कर देगी। इतना कहकर उसने बाबा को पकड़ लिया। मैं समझ गया था कि मेरी मृत्यु अब नजदीक है, मगर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि एक आखिरी कोशिश अपने दोस्त को बचाने की। इधर वो बाबा का गला दबा रही थी और मैंने हवन कुंड में से एक आग की लकड़ी उठाई और उस पेड़ को खोजने लगा उन आंधियों में। और किस्मत शायद मेरे साथ थी कि वो मुझे मिल गया। मैं उस पेड़ के बिल में घुसकर नीचे पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि लीडर और बानी की आधी जली और सड़ी लाश नीचे थी। और फिर मैंने वो किया जिससे ये सब शुरू हुआ था। मैं ऊपर गया और मैंने देखा कि बाबा ने उसे अपने मंत्र से काबू कर लिया है। मैंने बोला कि बाबा, इस पेड़ के नीचे इसके माँ और पिताजी की लाश है। इस पेड़ को जलाकर इस कहानी को खत्म करते हैं। बाबा ने इसकी इजाजत दे दी। बीना चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और माँ काली का नाम लेते हुए वो जलती हुई लकड़ी को उस पेड़ पर फेंक दिया। वो बाबा की कैद से खुद को आजाद की और जलते हुए उस पेड़ में समा गई और इस तरह मेरे दोस्त उस डायन के बदले से बच गया। आज 10 साल हो गए हैं इस घटना को। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त मनोज का फोन आया और उसने कहा कि यार रवि, जानते हो ना, आज के दिन ही मैंने अपने पिताजी को खोया था 10 साल पहले, मगर आज वो वापस आए हैं। उनको उतना कुछ तो याद नहीं है, बस गांव का नाम ही याद था। तो एक महिला उन्हें यहाँ तक ले आई है। पिताजी की देखभाल अब वही करेगी। और जानते हो इनका नाम क्या है? बीना। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी आज की हॉरर स्टोरी डायन का बदला यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।